हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में आपने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा। अब आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर। सेतु दिष्टकारी। सेतु दिष्टकारी एक पूर्ण दिष्टकारी है तथा इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। इस दिष्टकारी में 4 डायोडों को, ये देख रहे हैं आप, D1, D2, D3 एंड D4, इन 4 डायोडों को चित्र के अनुसार हम संयोजित करते हैं। इस परपथ को देखकर स्पष्ट है कि द्वितीय कुंडली के वोल्टता के धन अर्धचक्र के दौरान D2 तथा D4 में चालन होता है, क्योंकि इस दौरान ये अग्रबाइसित रहते हैं। डायोड D1 एवं D3 में चालन नहीं होता, क्योंकि ये इस दौरान उत्क्रमित बाइसित रहते हैं। अतः धन चक्र के दौरान धारा द्वितीय कुंडली डायोड D2 लोड प्रतिरोध RL एवं डायोड D4 से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ देखें आप, इस चित्र में दिखाया गया है कि धारा किस प्रकार से, ये रेड लाइन से आपको दिखाई देगा कि धारा D2, D4 और RL से होकर किस प्रकार से ये प्रवाहित होती है। इस चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं, और इस दौरान D1 और D3 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे, ऋण अर्धचक्र के दौरान धारा द्वितीय कुंडली डायोड D1 तथा लोड प्रतिरोध RL एवं डायोड D3 से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ देखिए आप, इस फिगर में आप देखेंगे कि D1 और D3 और RL, ये जो आप धारा देख रहे हैं रेड लाइन से, ये धारा की डायरेक्शन है और ये इसमें होकर प्रवाहित होती है। इस दौरान D2 और D4 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः RL की सिरों पर उत्पन्न विभवपात भी पूर्ण चक्र के लिए एक ही दिशा में होता है, पर इसका मान अचर न होकर स्पंदित पल्सेटिंग होता है। इस तरह चारों डायोडों के संयोजन से बिना मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर की मदद लिए पूर्ण आवर्तकाल के लिए दिष्ट धारा प्राप्त होती है। आपने देखा था कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो द्वितीय कुंडली थी उसको टैप करना पड़ता था, द्वितीय कुंडली के 2 हिस्से बनाने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस सेतु दिष्टकारी का विश्लेषण पूर्ण तरंग दिष्टकारी विश्लेषण के समान है। इस सेतु दिष्टकारी में जिन डायोडों से धारा प्रवाहित नहीं होता है, उन पर शिखर प्रति वोल्टता का मान निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के बराबर होगा। शिखर प्रति वोल्टता PIV = EM √2 ERMS। अब आप देखिए व्यापक उपयोग के कारण। ऐसा क्या कारण है कि हम सेतु दिष्टकारी का उपयोग ज़्यादा करते हैं? पहला कारण, सेतु दिष्टकारी के लिए मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि सेतु दिष्टकारी में जो है टैपिंग, मध्य निष्कासी जो ट्रांसफार्मर होता है, उसकी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकेंड रीजन, यदि माना पूर्व तरंग से DC वोल्टता 2 EMRS के बराबर प्राप्त करना है, तो सेतु दिष्टकारी के लिए द्वितीय कुंडली का शिखर वोल्टता EM के बराबर होनी चाहिए। पर यदि यह DC वोल्टता 2 EM/π पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त करें, तो
तो मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के शिखर वोल्टता 2 EM के बराबर होनी चाहिए, जिसके लिए द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या दुगनी करनी पड़ेगी। अतः ऐसे जो ट्रांसफार्मर की हमेशा क्या होगी, कॉस्ट की कीमत जो है अधिक होगी। नंबर 3, इस सेतु डिस्टकारी के लिए ऐसे डायोडों की आवश्यकता होगी जो EM के बराबर शिखर प्रति वोल्टता को सहन कर सकें। पूर्ण तरंग डिस्टकारी के लिए ऐसे डायोडों की आवश्यकता होगी जो शिखर प्रति वोल्टता 2 EM को सहन कर सकें। अतः इस प्रकार के डायोड पहले प्रकार, जिनका PIVM EM के डायोड महंगे होंगे। चौथा, सेतु डिस्टकारी कम DC वोल्टता प्रदायक के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। ये इसका ड्रॉबैक है कि सेतु डिस्टकारी कम DC वोल्टता प्रदायक के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें 4 डायोडों का उपयोग होता है और डायोड विभवपात महत्वपूर्ण हो जाता है। जो डायोड पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो महत्वपूर्ण होगा। इस कारण कम DC वोल्टता प्रदायक के लिए हम मध्य निष्कासी डिस्टकारी का उपयोग करते हैं। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसके बारे में आज आपको बताया कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है और इसके क्या गुण और दोष हैं, कब इसका इस्तेमाल करेंगे हम और कब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एक रेक्टिफायर का एक प्रकार था। थैंक यू।